हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करेंगे स्टार्ट वो क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या है हमारे पास कि सारी की सारी थ्योरी ही है जो आपने याद रखनी है। तो इसमें कोई भी एमसीक्यू नहीं आया, वैसे भी 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 17 दोनों में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसके लिए सारी की सारी थ्योरी है, तो अगर मैं बोर्ड पे लिखता तो लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता, आपका भी और मेरा भी। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया कि नोट्स को ही हमने क्या करेंगे, ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में, और इसी को मैं आपको समझा दूंगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। और ये टॉपिक हमारे पास 14 टॉपिक नहीं है, ये मैंने सीक्वेंस वाइज अपनी तरफ से जैसे आपको सही तरह से समझ आ सके उस तरह से टॉपिक करवाए हैं। लेकिन मैंने जो टॉपिक बनाए हैं उसमें 14, तो आपने 14 नहीं मानना इसको। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारे पास होता है क्या, तो आपको पता है हमारे पास कि इसमें क्या होता है, सारे के सारे आइट्रेशन मेथड से लगते थे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती थी उसको दोबारा पुट करते थे, फिर से हमारे पास कोई वैल्यू आती। तो इस तरह से हमारे पास, अगर किसी ने बीएससी में किया होगा मैथ तो उसको पता होगा। अगर साइंस के लिए कोई स्टूडेंट साइंस वाला है जहाँ पे, तो वो आप भूल जाओ अभी आपकी क्या होता है ये चीज़, क्योंकि इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, बस जो मैं करवा रहा हूँ ना बस इतना आप याद रख लो, इनफ है चीज़। ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो उस हिसाब से मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा लेंथी नोट्स में सारा कुछ करवा दिया है। इससे बाहर आई होप कि कुछ नहीं आएगा। तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास है, जैसे मैंने जहाँ पे लगाया फर्स्ट नंबर, हेडिंग फर्स्ट दिया। इसी तरह से हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, 5 या 6 टाइप्स के होते हैं। बाकी इसके हर टाइप के आगे सब टॉपिक्स हैं थोड़े से कि सब टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हम अगर बात करें तो क्या है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ अ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास कि नॉन लीनियर इक्वेशन। जब हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन होगी उसके लिए अलग है, लीनियर के लिए अलग है, पार्शियल इक्वेशन के लिए अलग है, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग है, इंटीग्रेशन के लिए अलग है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन। जब भी नॉन लीनियर इक्वेशन आ रही है हमारे पास, तो तब उसके अंडर कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, क्या क्या हमारे पास टाइप्स आएंगी, वो है हमारे पास अभी करना। और ये सारा कुछ अंडर किसके आ रहा है, तो ये सारा कुछ आ रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंडर। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। उसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के आते हैं हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। एक तो क्या होती है, अलजेब्रिक होती है, और दूसरी क्या होती है, ट्रांसीडेंटल। अब ट्रांसीडेंटल मैंने पीछे भी आपको करवाया था, तो उसमें जो जो आता है वह सेम चीज़ है। अब अलजेब्रिक क्या होती है, पहले सबसे पहले देखें। अलजेब्रिक कह रहा है हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कोई फंक्शन है, अब एफ एक्स क्या है हमारे पास, पोलिनोमियल। अलजेब्रिक इक्वेशन आपको पता है कि पोलिनोमियल इक्वेशन ही होती है, तो जो मैंने लिख दिया आपको पोलिनोमियल इक्वेशन। अब पोलिनोमियल इक्वेशन में हमारे पास ये है कि यहाँ पे क्या रहा है, ए नोट ए वन ए नोट ए एन आर कॉन्स्टेंट, और ए एन नोट इज इक्वल टू 0 मीन्स की जो लास्ट वैल्यू हमारे पास वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, कि जो हमारे पास एन लास्ट पावर होगी वो हमारे पास इंटीजर होनी चाहिए, उसकी जो पावर है वो इंटीजर होनी चाहिए। देन इट इज़ कॉल्ड एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद डिग्री एन, मीन्स कि जहाँ पे देखो ना डिग्री हमारे पास क्या दी है, एन दी है। तो इस तरह से हमारे पास एन डिग्री वाले जो होंगे तो वो हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम अगर बात करें तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 दिया है, अगर n इक्वल टू 1 दिया है तो वो क्या बन जाती है, लीनियर इक्वेशन। जैसे आपको पता है अगर n जहाँ पे 1 आ जाए तो पावर क्या बनेगी, x प्लस वाई, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, इस तरह से लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर डिग्री 2 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप्स होती है पोलिनोमियल की। लेकिन उसने सारा का सारा कंबाइन करके क्या कह दिया कि अगर n इक्वल टू 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, अगर n से ग्रेटर है, n से अगर ग्रेटर आ रही है हमारे पास, वो सारी की सारी क्या है हमारे पास, अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास बात आती है ट्रांसीडेंटल की। तो ट्रांसीडेंटल में हमारे पास क्या है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन वही हमारे पास e की पावर x, log x, sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक सारे होते हैं, वो क्या होती हैं, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होती हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना बस यही इसी तरह से आए हुए हैं कि ट्रांसीडेंटल इक्वेशन कौन सी है, तो इनमें से कोई 3 दी होंगी और एग्जाम्पल दी होंगी, तो आप बोल दोगे ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन है। आइट्रेशन कौन सी है, तो आगे मैं जो जो थ्योरी करवा रहा हूँ ना उसी में से आपको हिंट करके आएंगे क्वेश्चन, उसमें से कोई ना कोई चीज़ वो उठा लेगा। ठीक है ना, तो आपको जो मैं एक एक लाइन भी बता रहा हूँ, तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, वो एक एक लाइन आपके लिए एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो वो आप में उसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैंने बात की कि हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक अलजेब्रिक इक्वेशन होती है और दूसरी क्या होती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन होती है।
अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो ये हमारे पास सोल्व कैसे होती हैं, ये तो इक्वेशन आएगी ना, जैसे हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो वहाँ से वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू जे और x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। मान लो x की वैल्यू आ जाती है 1 और 2, ठीक है ना। इस तरह से वैल्यू आती है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे। इस तरह से हमारे पास जो भी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 करके जो भी वैल्यूज़ आ रही थी, जैसे मैंने अभी बताया कि x इक्वल टू 1 और 2 आ रहा है, तो हमारे पास जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो भी किसका, अलजेब्रिक इक्वेशन का पार्ट है ना, तो वहाँ से हमने जब फैक्टर बनाए तो ये वैल्यूज आई, ठीक है ना। इसी तरह से कह रहे हैं कि आइट्रेशन भी हमारे पास एक मेथड होता है, जैसे फैक्टर एक मेथड होता है किसी इक्वेशन को निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का, उसी तरह से ट्रांसीडेंटल इक्वेशन और हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन जो वो क्या नॉन लीनियर हो, ठीक है ना, वो सारी की सारी क्या है अगर लीनियर नहीं है, ठीक है। तो नॉन लीनियर इक्वेशन है उसके लिए हमारे पास एक मेथड है, उसको नाम क्या दिया उन्होंने, आइट्रेशन मेथड। तो ये हमारे पास आइट्रेशन मेथड है, उसको हमने देखना है अब क्या क्या चीज़ है इसमें, आइट्रेशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्या कह रहा है हमारे पास, आइट्रेशन मेथड न्यूमेरिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। देखो नॉन लीनियर इक्वेशन के जब हम रूट निकालते हैं उसको फाइंड करने के लिए जो मेथड की जरूरत पड़ती है वो क्या है हमारे पास, आइट्रेशन मेथड है। तो क्वेश्चन क्या आएगा आपको कि नॉन लीनियर इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास कौन से मेथड की जरूरत पड़ती है, तो आएगा आइट्रेशन मेथड, ठीक है। वहाँ पे दिया होगा आइट्रेशन मेथड, डिफरेंशियल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे 1 मार्कर आपको। तो बस यही मैं बता रहा हूँ कि एक एक लाइन आपने याद रखनी है, बाकी आपको एमसीक्यू अगर आई थिंक इसके एमसीक्यू भी नहीं होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि खुद से बना के दे दूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए नहीं हुए ज़्यादा, तो एमसीक्यू यही है कि जो एक एक लाइन है ना आप उसको 1 मार्क का क्वेश्चन ही मान के चलो, ठीक है। बाकी मैं आपको थोड़े बहुत करवा दूंगा जितने हो सकेंगे एमसीक्यू, नहीं तो बाकी सारे आप इसी को याद कर लो, तो इससे बाहर आई थिंक कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी मैंने लेंथी डिटेल में आपको सारे नोट्स देने हैं। तो आइट्रेशन मेथड आपको नॉन लीनियर इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइट्रेशन मेथड, उसको सोल्व करने का मेथड है जो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रूट। अब रूट होते क्या है, जैसे तो हमने कहा कि रूट अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेट मेथड करते थे, एक हमारे पास क्या माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac, वो बी की स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट मेथड से क्या निकलता है, रूट। अब नॉन लीनियर जो इक्वेशन है ना हमारे पास, अब ये सारी की सारी बात हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में कर रहे हैं, अदरवाइज हमारे पास इसके बिना भी निकल जाते हैं रूट, लेकिन न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए जो मेथड लगता है वो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है। तो उसमें कह रहे हैं कि रूट कैसे निकलते हैं, तो रूट निकालने का हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई इक्वेशन होगी, मान लो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही मान लो हमारे पास इक्वेशन दी है, जो मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बस। ये हमारे पास मान लो कि इक्वेशन दी है, कह रहे कि इसमें 2 रूट निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे खुद से वैल्यूज डालेंगे इसमें, 0 1 -1 -2 +1 +2, इस तरह से हमने 2 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू निकालनी है, देखो 2 रूट्स कि 2 रूट्स हमने लेने हैं इक्वेशन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स कम्स टुगेदर, पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स हमारे पास कह रहे हैं कम्स टुगेदर, मीन्स कि हमारे पास मान लो अगर 0 पुट किया ना, x इज इक्वल टू मान लो अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो जहाँ पे आ गया आंसर पॉजिटिव, ठीक है ना, 0 0, और जहाँ पे आ गया पॉजिटिव तो मान लो वैल्यू आ गई 1। अब यही हमारे पास कह रहे हैं कि अगर 1 डालेंगे तो हमारे पास जहाँ पे वैल्यू जो आएगी उसकी आ गई मान लो नेगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एक बार नेगेटिव वैल्यू आ गई। तो जब हमारे पास कह रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कम्स टुगेदर, जब हमारे पास दोनों एक साथ वैल्यूज आएंगी ना, कि एक बार इक्वेशन वैल्यू पुट करने पे पॉजिटिव आए, एक बार पुट करने पे नेगेटिव आए, तो वो चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, वो दोनों क्या हो जाएंगे, उसके रूट हो जाएंगे। और इससे जो क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको स्टार मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन आया है, वहाँ आपको एग्जाम्पल में एग्जाम में इक्वेशन ही दी हुई थी, पहले इक्वेशन दी हुई थी, उसमें आपने नीचे ऑप्शन करने हैं कलेक्ट, 4 ऑप्शन है उसमें से देखने कौन सा ऑप्शन डालने में पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है। तो क्या होंगे 4 ऑप्शन में, जहाँ तो दोनों पॉजिटिव आएंगे, जहाँ दोनों नेगेटिव आएंगे, जहाँ हमारे पास कोई भी नहीं आएंगे इसमें से, इनफाइनाइट या कुछ भी हो सकता है, जहाँ नानो वो आपको ऑप्शन दे दे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 1 पॉइंट मीन्स कि 0 1 इस तरह से 2 पॉइंट दिए होंगे, तो मान लो 1 पॉइंट होगा जिसमें हमारे पास 1 डालने पे 0 आए और 1 डालने पे नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर हमारे पास एक साथ आ रहे हैं तो वो क्या बन जाते हैं उसके रूट। तो वही एग्जांपल में पूछा जाएगा कि इसके रूट क्या है, तो वो आपने यही देखना है रूट की इसके किस तरह से बनेंगे, तो वो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ करने पे बनेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब आइट्रेशन मेथड के अंदर आते हैं, हमारे पास उसके अंडर में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है, देयर आर फॉलोइंग मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, इसके जो रूट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, मीन्स कि जब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव तो आ गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे पास जनरल है, जितने भी मेथड आएंगे ना सभी में हमारे पास यही जनरल रहेगा कि पहले हमने पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रूट निकालने हैं।
अब उन दो रूट को हमारे पास किसी फॉर्मूले में हमने फिट करना है। तो हर मेथड का अलग अलग फार्मूला है, जैसे मैंने अभी बताया बाइसेक्शन, ऐसे ही रेगुलर फाल्सी है। इस तरह से अलग अलग मेथड है, जिन्होंने मैथ किया होगा उनको तो पता होगा, बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप हेडिंग्स याद रखो। तो हमारे पास बाइसेक्शन सबसे पहले अगर हम बात करें कि मेथड है हमारे पास, अब इसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव पहले रूट लेंगे। उसके बाद बाइसेक्शन को क्या बोलते हैं, बोल्जेनो मेथड भी बोलते हैं। पहले तो ये याद रखना है, ये भी आ सकता है कि बाइसेक्शन मेथड ही आल्सो नोन एज बोल्जेनो मेथड आ जाएगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा। तो देखो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो ये चीज़ आपने एक एक चीज़ हिंट याद रखना है कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको MCQ ना भी दूँ तो आपको मैं साथ साथ में इसीलिए बता रहा हूँ कि आप इसी को 2-4 बार रीड करो ताकि आपको पता चले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं 1 मार्क कर, ठीक है। अब बाइसेक्शन मेथड फर्स्ट है, इसको करते हैं, कह रहे हैं एफ इज ए कंटिन्यूस इंटरवल इन ए एंड बी। कह रहे कि ये हमारे पास अब आएगा कि आपको बाइसेक्शन मेथड हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, कंटिन्यूस होता है, नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल। तो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है। देखो 1 मार्कर एक और क्वेश्चन निकला। तो बाइसेक्शन मेथड हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूस फंक्शन होता है इन क्लोज्ड इंटरवल। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है। अब ए बी की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो वो आपने ध्यान नहीं देना, 1 2 कुछ भी ले लो जैसे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन इंटरवल 0 ए एंड 1 ओपन इंटरवल में, ठीक है। जैसे अभी आपको मैं जब लिमिट करवाऊंगा ना तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि लिमिट में हमारे पास क्या होता है, जब उसको कंटिन्यूस हमने फाइंड करना होता है ना, तो पहले हम ओपन इंटरवल में देखते हैं कि वो चीज़ हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो रही है कि नहीं। वो चीज़ आपको मैं लिमिट में डिटेल में समझाऊंगा क्या चीज़ है, जहाँ पे इसको आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। 2 तो क्वेश्चन आए हुए हैं बस, तो हमारे पास जो हिंट उंट चीज़ें हैं ना मैं वो आपको बता रहा हूँ। और जो क्वेश्चन आया हुआ एक तो मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ 1 मार्क का, ठीक है ना। अब उसके बाद जो दूसरा आएगा हमारे पास तो वो भी मैं बता दूंगा कि इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है, बाकी आपको सारा कुछ याद करना है। अब कह रहे हैं एफ एक्स हमारे पास 3 केस अराइज होते हैं इसमें। पहला तो क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मान लो एफ एक्स का मतलब क्या है, इक्वेशन है कोई अलजेब्रिक इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि अगर तो इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो एक्स कह रहा है कि इज अ रूट। तो हमारे पास जब मान लो कि एफ एक्स में हमने 1 पुट किया तो 1 करने पे 0 आ गया, तो कह रहा है कि 1 उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा उस इक्वेशन का। अगर वो हमारे पास 0 से कम आए, मीन्स को हमने 1 भी पुट किया, 2 मान लो 0 या कुछ भी किया, कोई भी हमने x1 मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू उसमें पुट की, वो वैल्यू हमारे पास 0 से कम मीन्स की नेगेटिव में आंसर आ रहा है, तो रूट कह रहा है लाई कर रहा है एक्स कोमा बी। अब बी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 रूट हो गए ना, जैसे मैंने अभी कहा 0 1 रूट कोई, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 0 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जिसको हमने करने पे 0 से लेस देन आ रहा है, ठीक है। वैसे एक्सक्वेशन में आपको जो एग्जाम में आपको सीधा इसी तरह से पूछेगा, ठीक है ना, इसी तरह से जनरल में पूछेगा। अब थर्ड क्या है, अगर एक्स एन ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट लाई करेगा हमारे पास ए को x1 में, ठीक है ना। अगर सीधी तरह से मान लो लेस देन है तो आपने लेस देन में x1 लिख दिया, देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में x1 लिख दिया। अगर ग्रेटर देन तो राइट साइड जाएगा, तो हमने क्या किया, राइट साइड में x1 लिख दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्जेंस, तो जहाँ से क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क कर लो। कह रहा है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, या रेट अगर नहीं भी दिख रहा तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। अब किसका ऑर्डर है, सिर्फ बाइसेक्शन के लिए बात कर रहे हैं अभी हम, हर किसी का ऑर्डर अलग होगा और मोस्टली कन्वर्जेंस वो 1 पे करता है, मोस्टली ज़्यादातर। कोई है कि आगे पीछे करे, नहीं तो आपने 1 रखना है जनरल याद, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि 1 वाला ही ना पूछे, तो इसलिए 1 ही नहीं मान के चलना, बाकी ज़्यादा मान नहीं होते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड का कह रहा है कि अगर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन देखें तो वो कितना है, 1 है। तो ये आपने याद रखना है कि उसका ऑर्डर कितना है, तो 1 2 इस तरह से ऑप्शन देगा तो वो 1 होता है। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसका नहीं आया, थर्ड पार्ट है इसका जो मैं उसका बताऊंगा वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन 1 है। अब कह रहा है रेट ऑफ एरर, कि एरर भी आएंगे ना एग्जाम में हमारे पास, कि एरर हमारे पास क्या होता है कि इसमें जब आंसर करने पे हमारे पास पॉइंट समथिंग हम करते हैं, जिसको हम ये बोलते हैं डेल्टा, कि डेल्टा हमारे पास होता है कि अब साइलेंस समथिंग हम प्लस कर दें या माइनस कर दें, उससे समथिंग कुछ लिटल एरर आएगा जो निग्लिजिबल होता है, उसको कह रहे हैं कि वो क्या है, तो एवरेज रेट ऑफ डिक्रीजिंग एरर कह रहे हैं हाफ, मीन्स कि 1/2 हमारे पास क्या है, वो एरर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेट ऑफ कन्वर्जेंस हो गया एरर का, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, वेट, इसके बाद हमारे पास है फार्मूला। अब फार्मूला ही मेन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, जो मैंने कहा था। अब जो 2 पॉइंट आ रहे थे ना हमारे पास, मान लो कोई भी पॉइंट यही आए थे x1 0 या ए बी पॉइंट आए थे, अब उस ए बी पॉइंट को जहाँ पे लाई करना है हमने,
x1 और x2 मीन्स कि एक हमारे पास इसमें x1 क्या होगा पॉजिटिव वाली वैल्यू और x2 क्या होगी नेगेटिव वाली वैल्यू, क्योंकि हमारे पास रूट क्या चाहिए, एक पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाले रूट हमारे पास दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 से कर दिया। देखो आगे लिखा भी हुआ मैंने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 किया। जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारे पास उसका आ जाएगा न्यू रूट। फिर वो न्यू रूट अगर नेगेटिव में आएगा तो हम पिछली वाली पॉजिटिव के साथ करेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो पिछली वाली नेगेटिव के साथ करेंगे। ऐसा हम आइट्रेशन करते जाते हैं। जब हमारे पास क्या करें कि वैल्यू 2 बार करने पर पुट करने पर सेम वैल्यू आए ना, मान लो हमने पहले रूट किया, मान लो एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, 0 1 रूट था, 0 करने पे पॉजिटिव आ रहा है और हमारे पास 1 करने पे नेगेटिव आ रहा है। अब इन दोनों को पुट किया, 0 + 1 तो क्या आ गया 1/2। अब 1/2 हम पुट करेंगे इक्वेशन में, 1/2 हम करेंगे, जो भी इक्वेशन दी उसमें पुट करेंगे। अगर 1/2 का आंसर पॉजिटिव आया तो एक तो वो वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव जहाँ से लेंगे। अगर हमारे पास 1/2 करने पर नेगेटिव आया तो एक ये नेगेटिव लेंगे और एक जहाँ से पॉजिटिव लेंगे। इन दोनों को लेने का फिर कोई आंसर आएगा, फिर वो पॉजिटिव आएगा तो हम वो पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से करते करते जब हमारे पास आंसर क्या, मान लो एक बार आंसर 2 आ गया और दूसरी बार भी आंसर 2 आ गया, जब 2 बार आंसर सेम आ जाए तो वही हमारे पास आंसर होता है। लेकिन वो आइट्रेशन कई बार क्या होता है 15-16 आइट्रेशन करनी पड़ती हैं, तो वो कभी भी 1 मार्क में नहीं आता आपको क्वेश्चन। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं और ऐसे ही आए भी हुए हैं, ठीक है। तो आपने बस यही याद रखना है जो मैं करवा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको हम रेगुलर फाल्सी बोलते हैं, फॉल्स पोजीशन बोलते हैं, मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं। तो तीनों नाम है, तो इसमें से कोई भी नाम पूछ सकता है वो, या किसी भी नाम के साथ वो क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो तीनों याद रखने हैं। अब इसमें से मेन याद रखने वाली क्या है, इसका भी फार्मूला याद रखना है आपने। तो ये है हमारे पास x1, हमारे पास है a ऑफ f ऑफ b माइनस बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब इसमें देखो क्या है जो चीज़ क्या पुट करना है, तो वो देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास दिया होगा। देखो जैसे एफ ऑफ एक्स हमारे पास दी होगी कोई, जो भी हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना, उसको हम एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन को। अब उसमें क्या कह रहा है, 2 पॉइंट हो गए, ए और बी हमारे पास क्या आएंगे, पॉइंट आएंगे 2। अब ए पॉइंट जहाँ पे लिखेंगे और एफ ऑफ बी मीन्स कि जहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा। फिर बी पॉइंट हमारे पास जहाँ पे लिखेंगे और एफ ऑफ ए मीन्स कि ए जहाँ पे हमारे पास लिखेंगे वहाँ से आंसर आएगा। सारा करने के बाद जो सोल्व करने के आंसर आएगा वो हमारे पास एक रूट हो जाएगा। दूसरा रूट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, अगर पॉजिटिव रूट आया तो नेगेटिव वाली वहाँ से दूसरी ले लेंगे जो हमारे पास पहले ए बी रूट आए हैं, ठीक है ना। इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाली होगी ना, तो इस तरह से हम करेंगे। तो आई होप समझ में आया। अगर नहीं भी आया तो इसको बस इतना ही याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, बाकी एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन कभी बन नहीं सकता इसका, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास 15-15 आइट्रेशन जाती है, मिनिमम भी जाए अगर कोई तो हमारे पास 7-8 आइट्रेशन जाती हैं। तो एक आइट्रेशन को 1 मिनट लेकर चलो मान लो आप, तो इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं डालते, वो इतने बेवकूफ़ नहीं होता कोई। आगे इसका भी कन्वर्जन आएगा, तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन इसका भी देखो 1 ही है, तो 1 ही है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं हम। अब देखो थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आया है। अब देखो थर्ड हमने 2 कर लिया ना, एक कर लिया हमने बाइसेक्शन और दूसरा कर लिया हमने रेगुलर फाल्सी पोजीशन। अब थर्ड हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड, इसको सीकेंड बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, जो आपने बोलना बोल लो, सीकेंड बोलते हैं वैसे, सीकेंड मेथड है हमारे पास। अब इसका भी फार्मूला है, तो फार्मूला आप देख लो, ये फार्मूला दिया हुआ हमारे पास, ये हमारे पास क्या दिया है, फार्मूला दिया हुआ है। तो इस फार्मूले को आप याद रख लो अगर रखना है, तो अगर नहीं भी रखना तो कोई बात नहीं, अगर सीधा सीधा फार्मूला पूछा जा सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी। तो फार्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, तो वो देख लो आप याद रख लेना। इसके बाद क्या है हमारे पास, वी यूज़ सेम फार्मूला फॉर रेगुलर फाल्सी। कह रहे कि अगर हमने आंसर की बात करें ना, जब आंसर निकालना है तो आंसर हमारे पास सेम आएगा अगर हम रेगुलर फाल्सी से करें या सेकेंड मेथड से करें, ठीक है। लेकिन हमारे पास फार्मूला देखो अलग अलग है, लेकिन आंसर कह रहा है कि सेम है। फार्मूला सेम कैसे बन रहा है कि अगर हमारे पास पीछे देखेंगे ना, जो हमारे पास क्या है उसका एक नेक्स्ट पार्ट है, कि जैसे हमारे पास एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस 2xy आ जाता है, तो किससे आता है, एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर से आता है ना। तो उसी तरह से उसको ओपन जब हम करेंगे तो ये वाली चीज़ बनती है हमारे पास। तो जो सेकंड मेथड उन्होंने अलग नाम दे दिया उसको, ठीक है। अब इसका कन्वर्जन देखें तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जन क्या है, 1.618, 1.618 है। तो इसी तरह से याद रखना है, अगर सिंपल आएगा, अगर आपको सीधा आए तो वो 1 अपने करना है कभी भी इसको, क्योंकि 1.6 है तो इसको 2 नहीं मानना आपने, फिर 1 ही रखना है। अगर पॉइंट्स में आए तो जो करेक्ट याद रखो, अदरवाइज आपने 1 याद रखना है इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ कन्वर्जेंस इज फास्टर देन बाइसेक्शन रेगुलर फाल्सी मेथड। तो अगर कहें कि स्पीड किसकी सबसे ज़्यादा है तो वो आप कह सकते हो कि सेकंड मेथड है, ठीक है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन बन सकता है जब भी 1 मार्क का।
अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है जो हमारे पास, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, न्यूटन रैप्शन मेथड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास बाइसेक्शन के बाद, जो फर्स्ट किया उसके बाद ये फोर्थ हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूटन रैप्शन मेथड या न्यूटन रैप्शन मेथड जो भी बोलना है इसको। अब ये भी आइट्रेशन का ही मेथड है, यूज फॉर अलजेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अगर हमारे पास आए, वैसे तो सारे ही हमारे पास अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल के लिए होते हैं, इसके सारे अलजेब्रिक के लिए होते हैं मोस्टली, ट्रांसीडेंटल के ये करते हैं यूज, लेकिन ये नहीं आएगा कभी भी आपको कि किसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सभी मेथड में यूज़ हो सकता है अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल का, लेकिन ज़्यादा यूज़ इसमें होता है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। बाकी आप इसको जेन याद रखना कि सिर्फ इसी में होता है याद, इसका फार्मूला याद रखो जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको नोट्स में सारा कुछ मिल जाएगा इसी तरह से, तो आपको वहाँ से भी आ जाएगा। मैंने याद कैसे रखना है तो इसलिए एक वीडियो बनाई है कि आप इसको याद रख सको, नहीं तो अदरवाइज इसमें समझाने वाला कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि याद रखने वाली चीज़ें इसमें ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जहाँ पे जो हो सकता है मैं वो समझा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या है, कह रहे हैं कि सबसे सेंसिटिव मेथड आ जाए, तो सबसे सेंसिटिव मेथड कौन सा है, तो वो हमारे पास क्या है, न्यूटन रैप्शन मेथड है। अब कह रहा है कि स्टार्टिंग वैल्यू और इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी सेंसिटिव है, इसीलिए ये सेंसिटिव मेथड है। तो कहेगा कि अगर हमारे पास किसी की इनिशियल वैल्यू सेंसिटिव किसी की है, तो ये हमारे पास न्यूटन रैप्शन मेथड क्या है, सेंसिटिव मेथड है, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू या क्या बोल सकते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, वो दोनों क्या होती है हमारे पास सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव का मतलब कि अगर थोड़ी सी भी हमारे पास आगे पीछे कर देंगे उसको पॉइंट, तो वो गलत हो जाएगा आंसर, इसलिए ये सेंसिटिव है कि इसको हमने बिल्कुल ध्यान से देखनी होती है वैल्यू निकालने के टाइम। अब कन्वर्जन देखें तो देखो इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या दिया है, 2 है, और जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि कन्वर्जेंस याद रखने, आया तो एक का है लेकिन किसी का भी आ सकता है, तो मैंने सभी का कन्वर्जेंस बता दिया आपको। तो क्या है कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड का क्या है, हमारे पास 2 है कन्वर्जेंस की, वो 2 पे जाके कन्वर्ज करती है। और ये हमारे पास क्या है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन के लिए यूज़ होता है अगर हम बात करें ज़्यादा, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, न्यूटन रैप्शन का यूज़ करते हैं। अब कह रहे कि एप्लीकेबल कब नहीं होगा, कह रहे कि दिस मेथड इज नो फेल या फिर नॉट एप्लीकेबल व्हेन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होने पे एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये डिनोमिनेटर देखो, एफ डैश एक्स में मतलब कि ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो ये क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट नहीं चले जाएगा। तो ये हम हर जगह देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर कोई भी ए अपॉन बी की फॉर्म दी हुई है, तो उसमें बी कभी भी हमारे पास नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो जाए तो वो इनफाइनाइट को लाई करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने लिखा कि ये हमारे पास एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हमारे पास ये चीज़ 0 होगी तो, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे पास मान लो कि एक हिसाब से आपको एमसीक्यू ही मिल रहे हैं, जो जो एमसीक्यू इसमें से बन रहे हैं ना वो सारी चीज़ें। अब कह रहे कि इसको अगर जर्नलाइज किया, किसी और मैथमेटिशियन ने इसको जर्नलाइज किया या मॉडिफाई किया, तो उसको हमारे पास करने के बाद उसने ये फार्मूला बनाया है, ठीक है। अब फार्मूला आपको सेम ही है चीज़, वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें बस पी आया है, तो वो पी की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमारे पास कन्वर्जेंस की वैल्यू ही होती है, तो वो पी इक्वल टू 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास फोर्थ मेथड है, जो हमारे पास फिफ्थ मेथड है, वो क्या है, आइट्रेशन मेथड। इसको आइट्रेशन मेथड ही बोला, और ये सबसे बेकार मेथड है, इसको आप याद ही मत करो। वैसे आप बोल सकते हो कि नॉन लीनियर इक्वेशन में अगर आप पा जाए ना कि जो आपको बोलते हैं आइट्रेशन मेथड किस में आ रहा है, तो जो नॉन लीनियर इक्वेशन में आपको आइट्रेशन मेथड आ रहा है, बस इतना आपने याद रखना है, इसमें से और कुछ याद रखने वाला याद नहीं है, करना होगा तो कर लेना, वैसे जो बकवास चीज़ है बाकी चलो बोलना चाहिए, ऐसे वैसे कुछ भी डाल सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं, लेकिन ये मेरी रिकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़, तो इसलिए आप मत करो याद। बाकी जो 5th 6th की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस याद रखो ये कि मोनली मेथड है ये, और ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ ए सीकेंड मेथड। तो अगर सीकेंड मेथड का बोले कि सीकेंड मेथड को जब उसने क्या किया, मॉडिफाई किया, या एक्सटेंशन की उसकी, उसमें कुछ और ऐड किया, तो वो क्या बन गया हमारे पास, मोनली मेथड बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं है, बस इसमें से और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आया, देखो सेकंड हेडिंग आई है हमारे पास, क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हमने क्या किया, नॉन लीनियर इक्वेशन, तो नॉन लीनियर इक्वेशन में आपको 5 मेथड आए, जैसे मैंने आपको बता दिए। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास कुछ मेथड हो गए, तो कितने हैं हमारे पास, इधर देखो 5J मेथड दिए हुए हैं और 2J मेथड दिए हुए हैं, मीन्स कि इसको फिर हमारे पास पहले 2 टाइप है, फिर इसके आगे फिर सब टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स क्या हैं, पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इट इज कैटेगराइज इन 2 कैटेगरीज। तो कौन सी हैं वो, सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मेथड, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है, आइट्रेशन मेथड। तो डायरेक्ट और आइट्रेशन हमारे पास ये 2 मेथड दिए हुए हैं, उसमें से सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो इसमें से क्या है, गोज एलिमिनेशन मेथड, गोज जॉर्डन मेथड, गोज नहीं, इसमें आगे क्राउट मेथड और
चोलेस्की मेथड या इसको कोलेस्की मेथड बोलते हैं, वैसे चोलेस्की बोलते हैं इसको, तो कोलेस्की जो भी आपने बोलना बोल लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चोलेस्की मेथड। ये हमारे पास 4 इधर दिए हैं और आइट्रेशन में देखो तो जैकोबी और गॉस सीडल मेथड है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन 1 मार्क कर आ सकता है कि क्वेश्चन, मैंने कहा ना कि क्वेश्चन नहीं आते जैसे, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और अगर वो क्वेश्चन आता है ना तो वो सबसे इजी क्वेश्चन होगा हमारे पास, वो 10 सेकंड में क्वेश्चन होने वाला है। कैसे आएगा तो वो मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले अगर जाए हम गोस मेथड पे, देखो गोस एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या कि आपने जैसे देखा होगा कि 2 लीनियर इक्वेशन आए, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक आ जाए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह से 2 इक्वेशन दी होगी, ठीक है। अब इसमें एक नहीं होगी इक्वेशन, इसमें 2 ही इक्वेशन होगी, ठीक है। 2 होंगी, 3 होगी, ज़्यादा हो सकती है कि मिनिमम 2 तो होंगी। अब इसमें से हमने वैल्यू क्या निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वही क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपने ऑप्शन अप्लाई करना है, एक्स और वाई को देखना है। जो एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई करने पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट क्या आ जाए तो वही हमारे पास आंसर होगा। मान लो इधर 2 दिया, इधर 4 दिया है, तो एक्स वाई पुट करने पे 2 भी आ जाए और एक्स वाई पुट करने पे 4 भी आ जाए इन दोनों भी इक्वेशन में, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, वो उसके बन जाएंगे, उसके रूट बन जाएंगे, ठीक है। तो यही है इसमें। और जे हमारे पास क्या है, अगर लॉन्ग मेथड से देखना है तो फिर हमारे पास अलग अलग इसके फार्मूले हैं, लेकिन हमें तो आंसर चाहिए ना। तो फार्मूले की अगर बात करें तो वो ना भी याद रखो, आपने क्या याद रखना है कि चाहे ये देखो गोज एलिमिनेशन आए, जॉर्डन आए इन दोनों में, और इधर गोज शील्डन आ जाए या जकोबी आ जाए, इन चारों में हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसके लिए आपने ऑप्शन यूज़ करना है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक एक मार्क करके जो आ सकते हैं वो देखो इसमें क्या है। गोज एलिमिनेशन कह रहा है कि फर्स्ट फ्रॉम अपर ट्रायंगुलर, मीन्स कि इसमें यूज़ क्या करना है हमने, जैसे मैट्रिक्स में यूज़ करते थे ना, अपर ट्रायंगुलर जे वाली वैल्यू होती है, जो नीचे तो सारा आ जाएगा 0 और ऊपर क्या आ जाएगा, अपर ट्रायंगुलर वाली वैल्यू हमारे पास होगी। तो क्या कहेगा कि अगर अपर ट्रायंगुलर का यूज़ कहाँ पे हो रहा है तो वो गॉस एलिमिनेशन में हो रहा है, बस ये याद रखो आप, ठीक है। देन यूज़ अ बैक सब्सटीट्यूशन, तो इसके मेथड बता रहे हैं कि किस तरह से ये यूज़ होता है। फर्स्ट क्या है हमारे पास स्टेप, अपर ट्रायंगुलर हमारे पास बनाना है इसको, फिर उसके बाद बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, तो ये 2 स्टेप है हमारे पास। इसके बाद नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन कह रहे हैं, इसमें कितने हो गए, तो नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन कहे हैं हमारे पास, तो क्या है एन की क्यूब, एन की क्यूब है, डिवाइड में एन नहीं है, इसको छोड़ दो आप, एन की क्यूब है। अब उसके बाद क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। जॉर्डन मेथड में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, वही जो हमारे पास जहाँ पे लिखा है ना वही है अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो वो क्या है एन की क्यूब अपॉन में 2, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 3 आना था आई थिंक, फिर इस हिसाब से, हाँ 3 नीचे लिखा होता, मेरा ध्यान नहीं गया, देखो एन की क्यूब अपॉन 3 था। अब क्या है, गोस एलिमिनेशन एन की क्यूब अपॉन 3 है, जॉर्डन क्या है एन की क्यूब अपॉन 2 है, तो यही याद रखना है। इसके बाद क्राउट मेथड देखो, इसमें क्या है ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, एल और यू, एल लोअर बाउंड और यू अपर बाउंड, तो ये इक्वल टू हमारे पास इसके होता है। तो ये आपने बस यही फार्मूला याद रखो, इसमें से और कुछ ना रखो। और चोलेस्की मेथड में हमारे पास ये फार्मूला याद रखो, और इसको और एक नाम देते हैं तो वो क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट मेथड। तो बस ये इतनी चीज़ याद रखो, इसमें से और ज़्यादा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके बाद हमारे पास क्या है, पहले अब हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड किया। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या थे, हमारे पास जो 4 पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास उसमें क्या है, आइट्रेशन मेथड है, जिसमें हमारे पास क्या है, जकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड है। तो ये हमारे पास सारा का सारा ही लीनियर इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा इसमें से, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कोई। तो वैसे जो आ सकते हैं तो वो सारे में बता दिए मैंने। तो इट इज़ नाउन एज अ साइमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, तो इसका और नाम क्या है, जकोबी मेथड का साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट, और गॉस सीडल का मेथड क्या है, सक्सेसिव डिप्लेसमेंट। तो ये 2 नाम आप याद रखो, बस ये 1 मार्क का बन सकता है, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब कन्वर्जेंस की बात करें तो कन्वर्जेंस फॉर बोथ ए एंड बी, मीन्स की जकोबी मेथड और गॉस सीडल दोनों के लिए जो कन्वर्जेंस है, तो कह रहा है दिस इज सिस्टम इज डायगोनल सिस्टम। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डायगोनल सिस्टम बोलते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। आगे जो आपने नॉन लीनियर इक्वेशन की ना, तो उसमें जो आंसर आते हैं ना हमारे पास, तो क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग 3 4 5 इस तरह से आते हैं। इसमें कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, मीन्स की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, हमारे पास नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड की बात करें तो थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन हमारे पास मेथड है, इसमें से भी कोई क्वेश्चन ज़्यादा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें से, तो वो चीज़ याद रखो, और उसमें से क्वेश्चन भी आया हुआ तो वो बता देता हूँ। पहले क्या है, यूज इन
टेबुलर फॉर्म मीन्स कि जो टेबल की फॉर्म में होते हैं इंटरप्रिटेशन। तो अगर आपने देखा होगा हमारे पास एक लैग्रेंज इक्वेशन होती है तो उसमें टेबल बनता है, इस तरह से टेबल बनेगा, इस तरह से हमारे पास वहाँ पे बॉक्सेस बनते हैं और उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो वो आप याद मत रखो, बस सीधा याद रखोगे जो टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ टेबुलर फॉर्म और 5x इज कॉल्ड अ इंटरप्रिटेशन फंक्शन और स्मूथिंग फंक्शन मीन्स कि सीधा याद रखोगे इसको स्मूथिंग फंक्शन भी बोलते हैं इंटरप्रिटेशन फंक्शन को, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं तो 5 से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। अब जो इंटरप्रिटेशन हमारे पास कितने टाइप की होती है तो वो देखनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं कि इसमें फाइनाइट डिफरेंसेस होते हैं, इसके बाद इनफाइनाइट भी आएंगे, अलग अलग तरह के आएंगे। तो फाइनाइट में हमारे पास देखो नीचे और हमारे पास टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। तो पहले फाइनाइट डिफरेंसेस देखें। तो फाइनाइट डिफरेंसेस में हमारे पास क्या है, कह रहा है द फंक्शन, चलो इसको थोड़ा रब कर लें। हाँ, क्या कह रहा है हमारे पास, द फंक्शन एफ इज टेबुलर एट n+1 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट, देर आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो फाइनल डिफरेंस जिसको चाहे मत याद रखो, हमारे पास कह रहे हैं कि जो 3 टाइप की होती है, क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस। इसमें से हमारे पास सबसे पहले बात करें फॉरवर्ड डिफरेंस की। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का अपने पास ये फार्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कि जो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए, और इसमें क्या होता है फॉरवर्ड जब भी आए तो हमारे पास ये देखो इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो ये हमारे पास सीधा कह सकते हैं कि हमारे पास सीधा ट्रायंगल है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगर नेक्स्ट बात करें तो बैकवर्ड डिफरेंसेस है। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में हमारे पास क्या आएगा, तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में हमारे पास क्या बैक है, तो इसका मतलब उल्टा ट्रायंगल हो गया। इसको वैसे मुझे स्किप हो गया माइंड से, इसको थैपला ऐसे करके कुछ बोलते हैं, चलो मैं बाद में बता दूंगा अगर होगा, नहीं तो आप कर लेना सर्च कहीं से। मेन वो तो कोई बात नहीं है, मेन हमारे पास क्या उल्टा ट्रायंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं बैकवर्ड डिफरेंसेस बोलते हैं, और इसमें जे फार्मूला अपने याद रखना है बस, ठीक है। अब हमारे पास दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। देखो इसमें क्या था, अगर इसकी बात करो तो क्या था, r+1 में इस -r किया था, मीन्स की जो निकालना है उसमें से +1 करके माइनस किया था। इसमें क्या है, जो चीज़ निकालनी है वो वैसे रहेगी, उसमें से एक माइनस किया हुआ है, मीन्स की r है और r-1 किया, इसमें r+1 करके -r किया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक दो बार देखोगे तो आपको याद भी हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और सेंटर डिफरेंसेस का हमारे पास ये फार्मूला है, इसके बस फार्मूले याद रखो, सीधे सीधे फार्मूले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन फाइनाइट डिफरेंसेस ऑपरेशन, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको करो स्टार मार्क। अब इसमें से क्वेश्चन क्या हुआ है, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन कह रहा है कि फाइनाइट डिफरेंसेस एंड ई। अब ई क्या होता है, तो ये ई का फार्मूला दिया हुआ है, इसको आप याद रख सकते हो अगर रखना है तो। ई का हमारे पास फार्मूला है, ये ई का फार्मूला कह रहा है लैम्डा और सॉरी डेल्टा और ई के बीच में, मीन्स की फाइनाइट डिफरेंसेस और हमारे पास जो फॉरवर्ड और सेंटर है उन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, तो ये हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू दिया E-1, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि डेल्टा इज इक्वल टू E-1। उन्होंने वहाँ पे दिया था डेल्टा इक्वल टू E-1, या फिर उल्टा डेल्टा दे दिया E+1, जहाँ हमारे पास E+1 कर देंगे, माइनस कैसे कुछ भी कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन ये ठीक होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिलेटेड जो और रिलेशन है तो फिर वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो भी याद करेंगे। तो दूसरा रिलेशन क्या है, उल्टा मीन्स की बैकवर्ड ऑपरेशन के लिए, बैकवर्ड ऑपरेशन को जब ई के साथ करेंगे तो वो क्या है हमारे पास 1 - ई का इन्वर्स, ठीक है। इसमें E-1 था, इसमें 1 - ई का इन्वर्स आ गया, तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट बात करें हम, अगर नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, थर्ड रिलेशनशिप आएगा हमारे पास डेल्टा के साथ ई का, डेल्टा के साथ ई का आएगा अगर हमारे पास, तो वो क्या है e⁻² और माइनस e⁻½ माइनस का हाफ, और इसमें फिर क्या है म्यू और ई का बीच में रिलेशन, म्यू और ई के बीच में क्या है हाफ ऑफ, यही चीज़ है, मीन्स की इसको क्या बोल सकते हैं, म्यू को हाफ ऑफ डेल्टा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसका हम डेल्टा का हाफ कर देंगे अगर, तो वो क्या चीज़ बन रही है, यही चीज़ है ना ऊपर वाली, यही चीज़ नीचे लिखी है, बस हाफ कर दिया इसके साथ, तो यही चीज़ हमारे पास बता रहा है वो। तो इसमें से ऐसे करके भी बोल सकता है ना कि म्यू इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ डेल्टा, जे हमारे पास हाफ ऑफ अगर डेल्टा कर दें तो वो हमारे पास इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ वो एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, अलग घुमा के दिखना। अब क्या रहा है डिफरेंसेस ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसको भी चाहे आप मत याद रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रखना है तो वैसे रख लो, इसमें से यही चीज़ याद रखने वाली ज़्यादा है, बाकी इतना टिपिकल चीज़ नहीं पूछते हैं एग्जाम में कभी भी, आपको 1 मार्क कम है। इसके बाद है फाइनाइट इंटरप्रिटेशन विद इक्वल इंटरवल। अभी जो हमारे पास पीछे की है ना वो नॉन इक्वल इंटरवल थे, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इंटरप्रिटेशन करने हैं, उसमें से हमने पहले इक्वल नॉन इक्वल इंटरवल के जिसमें हमारे पास 3 टाइप है और उसके रिलेशन की हैं। फिर हमारे पास आ रहे हैं
कि फाइनाइट इंटरप्रिटेशन करनी है विद इक्वल इंटरवल। अब इक्वल इंटरवल के साथ आ रहा है तो वो देखना है कि इक्वल इंटरवल के साथ क्या है। तो उसमें पहले आता है हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन। इसमें से याद क्या रखो, एक तो ये आप एफ एक्स याद रख सकते हो, वैसे तो वह पूछेगा नहीं, और हमारे पास क्या है इसमें पी की वैल्यू याद रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा अगर बात करें तो एफ एक्स हमारे पास इसमें से आप इसकी एफ एक्स की वैल्यू बैकवर्ड न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है न्यूटन बैकवर्ड इंटरप्रिटेशन, और एक दूसरी पी की वैल्यू, ठीक है। इन दोनों में भी ये दो वैल्यू याद रखो। अब इसके बाद थर्ड बात करें, थर्ड क्या है सेंट्रल डिफरेंसेस। तो अब क्या कह रहे हैं कि इसमें 3 टाइप्स आती हैं, तो इसमें जो 3 टाइप आती है ना बस वही आप याद रखो। तो आपको पूछ सकते हैं कि सेंट्रल डिफरेंशियल फार्मूला, स्टर्लिंग फार्मूला हमारे पास और बेसल फार्मूला, ये किसके अंडर आते हैं, तो जो हमारे पास किसके आते हैं सेंट्रल डिफरेंशियल फार्मूला के अंडर आते हैं। या और भी क्या पूछ सकता है हमारे पास कि ये किसके अंडर आते हैं, तो ये किसके आते हैं फाइनाइट इंटरप्रिटेशन विद इक्वल इंटरवल के अंडर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है वो। अब क्या कह रहा है इंटरप्रिटेशन विद अनइक्वल हमारे पास अगर आ गया स्पेस पॉइंट, तो इसमें क्या है एक लैग्रेंज इंटरप्रिटेशन और न्यूटन इंटरप्रिटेशन है। तो लैग्रेंज में आपको ये फार्मूला याद रखो, और हमारे पास लैग्रेंज फंडामेंटल हमारे पास इस तरह से फंडामेंटल आ जाए तो जिस तरह से आप दोनों फार्मूले याद रखो, इसमें से और कुछ याद रखने वाला नहीं है। तो फार्मूले आपने यूज याद रखने हैं। ये हमारे पास दोनों सेम ही चीज़ है, वैसे अगर ये देखो ना तो ये दोनों सेम चीज़ है, बस इसको अगर फंडामेंटल की फॉर्म में लिखे तो ये इस तरह से है, अगर जनरल लिखे तो जनरल इस फॉर्म में है। तो अगर फंडामेंटल नहीं बोला जाए एग्जाम में कुछ भी आएगा तो एक ही देगा, जो ऊपर वाला जो नीचे वाला, तो जो भी आएगा आप वो दोनों याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंसेस और हर्माइट इंटरप्रिटेशन। जो हमारे पास क्या आ गई इसकी टाइप्स आ रही हैं लैग्रेंज इंटरप्रिटेशन के अंदर। इसके अलावा और भी इसमें आ गई थर्ड है हमारे पास हर्माइन इंटरप्रिटेशन है, एक और होगी, एक दो और होंगी आई थिंक, हाँ एक और है। क्या कह रहा है हमारे पास सप्लाइन इंटरप्रिटेशन। तो ये किसके लिए होती है क्यूबिक के लिए होती है, जिसमें हमारे पास जिसकी डिग्री होती है वो 3 होती है। तो बाकी आप नोट्स में आपको इसी तरह साफ साफ लिखा हुआ सारा मिलेगा, तो आप 2-4 बार देखोगे तो फिर आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। बाकी इसको ज़्यादा आप डिटेल में मत लेके जाओ, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में मत रखोगे आप। 20 जिसमें से 10-15 नंबर का आ रहा है उसको छोड़ दो, 2 नंबर वाले को ध्यान दो। बाकी फिर भी मैंने काफ़ी डिटेल में नोट्स बनाए हुए हैं, और आई थिंक जितने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देख लेना, इसी नोट्स में से ही आए हो, इससे एक्स्ट्रा में कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, इसमें कुछ कम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है फोर्थ हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। अभी तक क्या किया नॉन लीनियर किया, लीनियर किया है, उसके बाद क्या किया हमने इंटरप्रिटेशन किया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन वाला किया, अब फोर्थ क्या आ गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए, मेन याद रखना है इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस तो चल ही रहा है, न्यूमेरिकल में क्या आ गई हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई, कि इंटीग्रेशन वाले फार्मूले कौन से, और ये याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट आसान है, क्योंकि इसमें फार्मूले में ही हमारे पास इंटीग्रेशन करके लिखा होगा, तो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, अगर आप सबको पता हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आता है ट्रैपीजॉइडल रूल। ट्रैपीजॉइडल रूल जो सबसे मीन्स की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों ही। फर्स्ट में क्या है, ये तो एक एफ एक्स और पी की वैल्यू याद रखनी है, और ये एक जो हमारे पास फार्मूला है, तो फार्मूला आपने पक्का याद रखना है। क्या है एक्स नोट की पावर एक्स एन, मीन्स कि इसको ए टू बी भी लिख सकते हो आप, ए फर्स्ट वाली वैल्यू और बी क्या है हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू। एफ एक्स डी एक्स क्या है h/2, जिसमें से हमारे पास क्या है वाई नोट प्लस 2 टाइम ऑफ y1 y2 सोन अप टू yn प्लस yn। क्या कह रहा है अब हमारे पास इसमें इक्वेशन हमारे पास पहले ही दी होगी, जैसे जब y1 y2 y0 दिया ना, तो इस तरह से हमारे पास दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया होगा एक्स का, फिर हमारे पास इस तरह से एक्स वाले के बॉक्स दिए होंगे, ठीक है ना। अब इसमें जो वैल्यू पुट करते जाएंगे उसमें हमारे पास y0 y1 y2 इस तरह से वैल्यू आती जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये एक बॉक्स बन जाएगा, x1 x0 x1 ये सारी वैल्यू दी होगी हमारे पास, और इसमें हम वैल्यू जब पुट करते जाएंगे हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें जब वैल्यू जो वाली एक्स वाली पुट करते जाएंगे तो उसमें से वैल्यू क्या आएंगी y0 y1 y2 इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। तो जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो हमारे पास वैल्यू क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू x0 और लास्ट वाली वैल्यू x0 xn, इन दोनों को अलग रखना है, या इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो y0 प्लस yn, और बाकी क्या करना है जो मिड वाली सारी वैल्यूज़ होंगी उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ऐड करने के बाद, ठीक है। चाहे अलग अलग करके 2 मल्टीप्लाई कर दो वो आंसर सेम ही आता है वैसे, नहीं तो आप क्या करो वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो सभी को ऐड कर लो, फिर लास्ट में हमारे पास 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या होता है हमारे पास ट्रैपीजॉइडल रूल होता है। अब ट्रैपीजॉइडल रूल का हमारे पास क्या है, इसके जो बन सकते हैं और MCQ, तो क्या कह रहा है दिस रूल इज गिवन गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू वही मैंने बताया कि पॉइंट के बिना वाली वैल्यू आएगी, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगी।
एफ एक्स इज अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन के लिए कह रहा है कि इसको हम यूज़ करते हैं, जब भी लीनियर फंक्शन की बात है तो इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके बाद एरर ऑफ ऑर्डर कह रहा है हमारे पास एच की क्यूब है इसमें, और प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेंस फास्टर देन है हमारे पास ट्राइसेक्शन मेथड। मीन्स कि हमारे पास कह रहे हैं कि जिसका एरर हमारे पास कन्वर्जेंस है जो वो हमारे पास फास्ट है बाकी सबसे, अगर हम देखें जो पीछे फार्मूले की हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला वो क्या है, सिम्पसन वन थर्ड रूल। सिम्पसन वन थर्ड रूल इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो इसको। अब क्या क्वेश्चन आया तो मैं बता देता हूँ। पहले तो इसमें से आपने एफ एक्स और जो पी ये दोनों वैल्यू याद रखनी है इसकी। उसके बाद ये फार्मूला याद रखना है, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अब आप कहोगे अगर ये बना कैसे, तो उस पर जाओगे तो वो तो क्या हमारे पास 2 पेज का तो फार्मूला है, ठीक है ना। अगर आपने बुक में किसी ने पढ़ा होगा तो उसमें देखोगे आप 1-1.5 से पेज से बड़े ही हैं सारे फार्मूले बुक के, अगर मैथ बुक की बात करें तो वो फार्मूला आप बस याद रखो, इसकी डिटेल में मत जाओ क्योंकि इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आई नहीं हुई, जो आई हैं मैं सारी बता रहा हूँ वैसे आपको। तो ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें हमारे पास क्या है, h/3 वन थर्ड रूल है ना, तो वन थर्ड रूल का मतलब ही क्या है कि h को हमने डिवाइड कर देना 3 से। अब h हमारे पास गिवन होगा, ये चीज़ याद रखनी है। तो आप ये मत कहना कि h कैसे आया, सॉरी। अब क्या है हमारे पास इसमें फिर से ये फर्स्ट वैल्यू है और ये लास्ट वैल्यू। फर्स्ट लास्ट का मतलब क्या है कि वो ये वाई नोट और वाई एन वैल्यू है जो हमने पीछे किया ट्रेपीजॉइडल में। उसके बाद क्या कह रहा है, जो ओड वाली वैल्यू बाकी बची ना उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई और इवन वाली को 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओड वाली वैल्यू को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के, इवन वाली वैल्यू को किससे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास बाकी जाएगी, और h/3 हमारे पास तो वन थर्ड रूल है इसलिए। ये सारे में से कुछ भी पूछ सकते हैं ना, 1 मार्क में कुछ भी पूछ ले, वो डीप में जाके पूछते हैं जो भी पूछते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, जे भी रूल हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू देता है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए यूज होता है। पहले वाला किसके लिए था, लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। और इसका जो एरर है वो एच की स्क्वेयर है, उसमें क्या था, एच की क्यूब था। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया हुआ था कि नंबर ऑफ इंटरवल क्या होते, तो वो नीवन होते। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया वो है आपको, कह रहा है कि सिम्पसन रूल में जो हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ इंटरवल ऑलवेज क्या होंगे हमारे पास, ईवन होंगे। क्यों ईवन होंगे, देखो मैं बता देता हूँ क्या ईवन है। 1 2 3 और 4, जब 4 है ना तो 4 कितना होता है, ईवन ही होता है ना। तो इसी तरह से कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इंटरवल होंगे हमारे पास वो ईवन बनेंगे हमारे पास सिम्पसन वन थर्ड रूल में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ, आपके प्रीवियस ईयर मास्टर कैडर में ही आया हुआ है। इसके बाद क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल। तो सिम्पसन 3/8 रूल है, इसका भी आप फंक्शन याद रखो, पी याद रखो और ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मत याद रखो इसमें से। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं जे भी एग्जैक्ट वैल्यू देगा और ये हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए यूज़ होगा। पहले लीनियर, फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक और ये हमारे पास क्यूबिक के लिए। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंटरवल आर मल्टीप्लाई ऑफ 3। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब इंटरवल आर मल्टीपल ऑफ 3 के 3 के मल्टीपल होते हैं। तो देखो हमारे पास 3/10 था ना हमारे पास, देखो इसका लिखा क्या हमने 3/8, तो 3/8 था हमारे पास। तो इसमें क्या हो गया, जहाँ पे फार्मूला आएगा 3h/10 वाई नोट और वाई एन हमारे पास लास्ट में सेम रहेगा। इसके बाद 5y1 y2, सॉरी मैं और किसी को नहीं देखने लगा, हाँ जब मैं वेडर रूल का करने लगा, सॉरी हमने ऊपर वाला देखना था। ऊपर वाला जे हमारे पास 3, मैं भी कहूँ हमारे पास 3/8 था तो 3/8 आना। इधर देखो 3/8 आ गया, एच है साथ में, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम आ रही है। जे 3 का मल्टीपल है हमारे पास जो है नोट मल्टीपल ऑफ 3, और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास मल्टीपल होंगे 3 के। देखो जैसे मैंने जहाँ पे किया भी हुआ है, तो जहाँ से आप देख सकते हो, देखो 3 के मल्टीपल क्या है जो नहीं है, तो y1 y2 y4 जो हमारे पास 3 के मल्टीपल नहीं है, और y3 y6 ये 3 के मल्टीपल है, इसको 2 से किया और इसको हमने 3 के साथ किया, और बाकी जो yn है जो हमारे पास y नोट है, इन दोनों को ऐड भी लिख सकते हैं, और 3h/8 हमारे पास बाहर। तो यही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके एग्जाम में जो है ना वो आए भी जहाँ हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन फिर भी अगर आपने याद रखना है तो जो वेडर रूल याद रख सकते हो, इसका फार्मूला याद रखना है, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना आप, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ टाइप क्या किया हमने, इंटीग्रेशन वाली कर ली। अब हमारे पास क्या आ रही है, डिफरेंशिएशन वाली। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, तो कह रहा है देयर आर 4 टाइप अंडर, किसके अंडर भी 4 टाइप आएंगी, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ, तो इसको मत याद रखो अगर मेरी सजेशन लेनी है। लेकिन अगर करना चाहते हो आप इतने फार्मूले याद रख सकते हो तो इसको भी कर लेना। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका भी। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला, ये हमारे पास कह रहा है कि इस तरह से दिया हुआ सारा। अब इसका फार्मूला क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो देखो इसमें अगर देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स। ये दोनों आप याद रख सकते हो, अगर आपने रखने हैं मैं कहूँगा कि आप छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। सॉरी। अब इसके बाद क्या है, न्यूटन डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो ये सारा मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, बाकी हेडिंग आप देख लेना, वही चीज़ है। इसमें भी एफ डैश एक्स एफ डबल डैश दोनों याद रख लेना, रखने हैं तो। थर्ड हमारे पास स्टर्लिंग फार्मूला है, इसके भी ये दोनों फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। और फोर्थ हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसल फार्मूले के रिगार्डिंग, तो इसका भी एफ डैश और एफ डबल डैश एक्स रख लेना याद। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं कह रहा हूँ मत करना, लेकिन सिलेबस में यहाँ अगर करना चाहते हो तो कर लो। वैसे इतना बड़ा फार्मूला 1 मार्कर नहीं पूछते हैं वो, ठीक है ना। तो बाकी आप देख लेना, आपकी मर्जी है, जो सिलेबस में है तो मैंने करवा दिया आपको। अब इसके बाद है सिक्स्थ, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है पहले। हाँ, सिक्स्थ क्या कह रहा है हमारे पास, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको मैं बता दूँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, क्या कह रहा है हमारे पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको याद रखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसने क्या बोला है, इसकी जो हमारे पास 4 टाइप्स है ना, उसने एक टाइप दी हुई है और कह रहे हैं कि ये किसके अंदर आती है, लीनियर, नॉन लीनियर, ऑर्डिनरी, पार्शियल, किसके अंडर आती है। तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर आती है टाइप्स। तो वो कौन सी टाइप थी, तो रंगी कुत्ता हमारे पास सेकंड ऑर्डर, ठीक है। इसको वैसे कट्टा बोलते हैं, अगर हमने प्रोनाउंसिएशन की बात बोल रहे हैं तो रंगी कट्टा बोलते हैं, लेकिन जो भी आप बोलते हो इसको आर के मेथड बोलो, नहीं तो जो भी बोलना आपने। तो सबसे पहले से बात करते हैं पिकार्ड मेथड। हमारे पास ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फार्मूला याद रख लो, रखना है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। इलर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका भी फार्मूला आप याद रख लो, रखना है तो, ठीक है। आगे वाले दोनों इंपॉर्टेंट है, आर के सेकंड ऑर्डर और आर के फोर्थ ऑर्डर। तो क्या कह रहा है हमारे पास, आर के सेकंड ऑर्डर मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यून मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। HEU है ना, आप जो प्रोनाउंसिएशन करना चाहो कर लो, ह्यून्स मेथड बोल रहा हूँ मैं। इसको, इसका फार्मूला याद रखो एक तो, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूले में क्या होता है, इसमें K1 K2 आ रहा है और K1 K2 की अलग से वैल्यू निकलती है, तो वो फार्मूले याद रखो। और अगर फोर्थ ऑर्डर की देखें हमारे पास, तो इसमें भी जो फार्मूला है, इसमें K1 K2 K3 K4 आ रहा है, तो सभी की वैल्यू K1 K2 K3 और K4 सभी की वैल्यू दी हुई है, तो सभी को आप याद रख लेना, बाकी नोट्स में भी मिल जाएगा, बस याद ही रखना है। और आ कह सकता है, क्वेश्चन क्या आया था, तो कह रहा था कि आर के सेकंड ऑर्डर मेथड हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है कि ये किसके अंडर आता है। तो ये हमारे पास उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें क्या आएगा हमारे पास कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर आता है। और ये 2016 और 17 दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन। देखो एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है ये ना पूछे वो, लेकिन क्या पूछ सकता है, पिकार्ड मेथड पूछ सकता है, इलर पूछ सकता है, रंगी कुत्ता सेकंड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर कोई भी पूछ सकता है। तो ये सारे आपने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी की सारी जो आपने चीज़ें याद रखनी है कि किसके अंडर आ रही हैं, कौन सी चीज़ें। अभी तक हमने कितनी की हैं, नॉन लीनियर, लीनियर, उसके बाद लैग्रेंजे की, या फिर हमने डिफरेंशियल की, या इंटीग्रेशन की, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से हमारे पास कितनी हो गई, टोटल 6 टाइप्स हो गई हैं। तो ये 6 की 6 टाइप आपने याद रखनी है, और इसी के साथ आपका फिनिश हो गया जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस था, ठीक है। अब हमारे पास ये लास्ट ही पेज है, इसके हमारे पास क्या है कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जो सिंपल डायरेक्ट याद रखने वाले हैं, तो वो आपको मैं बता रहा हूँ कि सिंपल आप डायरेक्ट इसको याद रख लो। वैसे और कुछ नहीं है, इसके 5-7 ही हैं, तो ये ध्यान रख लो इसको क्या चीज़ है। तो वेट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, फिक्स्ड आइटरेशन मेथड हैज़ लीनियर कन्वर्जेंस। तो इसको सीधा सीधा आप याद रखो कि जो फिक्स्ड आइटरेशन होती है वो क्या होती है, लीनियर कन्वर्जेंस होती है, कभी भी वो और कुछ नहीं होती है, सिर्फ लीनियर कन्वर्जेंस होती है। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ आइटरेशन मेथड इज 2। कह रहे कि जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है आइटरेशन मेथड का, अब आइटरेशन में मैंने बताए थे आपको क्या, सबसे पहले मैंने बताया था आपको एक क्या, न्यूटन रैप्सन है उसका 2 था सिर्फ, ठीक है ना। अगर आपको सिंपल जर्नल पूछे ना आइटरेशन मेथड का ऑर्डर कितना है, तो वो 2 लिखोगे आप, ठीक है। अगर जर्नल पूछो 2 पूछोगे, अगर हमारे पास उसने पूछा न्यूटन रैप्सन तो फिर भी 2 है। अदरवाइज आइटरेशन मेथड के अंदर मैंने 5 आपको मेथड बताए थे, जिसमें हमारे पास क्या था, ट्रेपीजियम था, रेगुलर फाल्सी था, सॉरी ट्रेपीजियम नहीं होता इंटीग्रेशन में, बाइसेक्शन, रेगुलर फाल्सी हमारे पास था, उस तरह के मेथड। तो उसकी हमारे पास क्या थी, कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्डर 1 था। लेकिन अगर सिंपल आइटरेशन मेथड पूछे तो हम 2 लिखेंगे, अदरवाइज हमारे पास इसके अंडर 5 मेथड आते हैं, और वो 5 में से 4 के कन्वर्जेंस 1 है। लेकिन अगर कहा मैंने कि जनरल पूछे तो वो 2 लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, तो इसके लिए मैंने अलग से बताया हुआ है इसको। इसके बाद आइटरेशन मेथड इज आल्सो नाउन एज
रिलैक्सेशन मेथड, इसको याद रख सकते हो। सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ इसका ये दिया है हमारे पास, ये याद रख लो सीधा। न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय इलर मेथड। क्या कह रहा है, इलर मेथड से हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन अगर हमने निकालनी है तो किससे होगी हमारे पास, तो इलर मेथड से होगी। इसके बाद सिम्पसन रूल है एग्जैक्ट व्हेन अप्लाई एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। कह रहे कि जब हमारे पास सिम्पसन की 5 डिग्री हम अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी, एग्जैक्ट हमारे पास देगी हमारे पास पोलिनोमियल। ठीक है, तो इसी तरह से नोट्स में मिल जाएगा आपको सारा, याद रख लो आप। इसके बाद क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड इज नॉट प्रेफर्ड व्हेन ग्राफ एफ एक्स इज नियरली हॉरिजॉन्टल टू क्रॉस टू द एक्स एक्सिस। अब ये क्यों नहीं करता तो मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। न्यूटन रैप्सन ने मान लो जी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया, कह रहा है कि इसका हमारे पास वैसे कन्वर्जेंस न्यूटन रैप्सन का कितना होता है, तो ये हमारे पास कन्वर्ज कहाँ पे करता है, 1 और जो 2, इधर भी 1 और 2, तो जो 2 पे जाके कन्वर्ज करता है जहाँ पे। ठीक है, मान लो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ बना रहा है, जहाँ हमारे इस तरह से ग्राफ बना रहा है, तो ये 2 को कन्वर्ज कर रहा है मतलब। अब कह रहे हैं कि अगर वो हमारे पास नियरेस्ट टू हमारे पास किसके है, हॉरिजॉन्टल के है, हॉरिजॉन्टल के नियर है, मीन्स कि हमारे पास जहाँ पे कहीं भी आ रहा है हॉरिजॉन्टल यही है ना, तो मान लो ये हमारे पास ये वैल्यूज मान के चलो, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है सारा का सारा। अब इसके नियरेस्ट आ रहा है एक्स एक्सिस के, तो कह रहे हैं कि वो नोट प्रेफर करो, क्योंकि अगर ये नियरेस्ट आ गया ना तो वो क्या कर देगा, इसको जो लाइन ऊपर से जा रही है ना तो वो कब क्या कर देगा, इसको ओरिजिन से पास कर देगा। तो अगर वो ओरिजिन से पास कर दे तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाती है उसका आंसर। तो इसलिए हमारे पास क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, जो उसके नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल क्रॉस कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या करो, उसको प्रेफर मत करो। तो यही है उसका, मैं इसकी कह लो आप कि एक कंडीशन है कि कहाँ पे हमने इसको अप्लाई नहीं करना। जैसे हमारे पास कहा था मैंने एक कि एफ डैश एक्स हमारे पास न्यूटन रैप्सन का इक्वल टू 0 हो, तो फिर भी हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इतना ही आपके पास सिलेबस है, कितना, न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इसी के साथ ख़त्म है, और 2-2 मार्क्स के हमारे पास हर बार क्वेश्चन आए हैं। तो उस रिगार्डिंग मैंने आपको अभी बता दें कि जितने 4 के 5 हमारे पास क्वेश्चन आए थे, तो वो 5 के 5 क्वेश्चन इसमें आपको मैंने बता भी दिए कि कहाँ कहाँ आए और कैसे कैसे आए, और इसके रिलेटेड जो फार्मूले थे तो वो भी सारे अभी मैंने बता दिए। बाकी अभी आपको कह सकते हो, वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को शेयर करो और उनको सब्सक्राइब करो जितना हो सके। और इस नंबर पे जैसे कि आपको पता ही है, अगर किसी ने आपको ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है, 8699337127। इसके अलावा हमारे पास क्या है, अभी हमने 9 से लेकर 12 तक की मैथ क्लासेस भी ऑनलाइन की हुई हैं, ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट, तो वो भी किसी ने ज्वाइन करनी है, जहाँ इसके हमारे पास नोट्स लेने हैं, किसी ने मास्टर कैडर के, जहाँ किसी ने हमारे पास जो MCQ है उसकी सीरीज़ लेनी है, जो कि हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं MCQ की सीरीज़, जिसमें आपको जो 100 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन मिलेंगे, और वो अलग से आपने किसी ने बाय करनी हो तो जो हमारे पास पहले बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है तो उसको उसमें कंसेशन मिलेगी। अगर आप किसी को प्रेफर करते हो तो उसके लिए भी आपको कंसेशन मिलेगी। ठीक है, तो आप शेयर कर सकते हो जितना हो सके किसी को चैनल, और किसी ने ज्वाइन करना हो। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।